आज पूरे देश में कई राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। 13 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वो भी एक हिमाचल में और एक मध्य प्रदेश में। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। भाजपा के रणनीतिकार अब ये कह रहे हैं कि उनमें से ज़्यादातर सीटें उनके पास थी ही नहीं। जो टीएमसी की सीटें खाली हुई थी वेस्ट बंगाल में, वो भाजपा की थी ही नहीं। ये एक बहाना भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के लिए हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आज भाजपा 13 में से मात्र 2 सीटें जीत पाई हैं। ये बाई इलेक्शन कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा इंडिकेशन है। मैं बात उत्तराखंड से शुरू करता हूँ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे। दोनों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी। यहाँ भी दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, लेकिन बद्रीनाथ में जो सिटिंग एमएलए थे राजेंद्र सिंह भंडारी, उनको लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ। बद्रीनाथ विधानसभा जो है पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। जब गढ़वाल के लिए वोट डाले गए लोकसभा में, तो बद्रीनाथ से 8000 का मार्जिन भाजपा प्रत्याशी अनिल बनूनी का था। लेकिन उसके 1.5-2 महीने के भीतर ही हुए बाई इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर 5200 से भी ज़्यादा वोट से राजेंद्र सिंह भंडारी चुनाव हार गए। वो राजेंद्र सिंह भंडारी जिन्होंने अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महेंद्र भट्ट, उनको पिछला विधानसभा चुनाव हराया। वो केदार सिंह फोनिया जैसे बड़े सूरमा को भी उन्होंने हराया। निर्दलीय भी वो कई बार चुनाव जीते। ऐसा क्या हुआ कि 5200 वोटों से वो हार गए? क्या वो रॉन्ग सिलेक्शन था? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर काम नहीं किया? क्या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की इस कर्म भूमि पर, जहां 25 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो क्या महेंद्र भट्ट वहां अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को एक्टिव नहीं कर पाए? क्या क्या वजह रही? ये एक बहुत लंबी फहरिस्त हो जाती है। कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद भाजपा बद्रीनाथ का चुनाव भी हार गई है। भगवान बद्री विशाल बड़ा तीर्थ स्थल है, 4 धामों में, देश के शीर्ष तीर्थ स्थलों में एक है। वहाँ से भाजपा का हार जाना ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या से संसदीय चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी हार गया और समाजवादी पार्टी जीत गई। तो अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि धर्म के नाम पर राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, उस राजनीति के दौर में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से भी चुनाव हार गई। भले ही बाई इलेक्शन हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चुनाव तो चुनाव होता है। तो बद्रीनाथ का ये एक खेल आप समझिए कि किस तरह से जो सिटिंग एमएलए था वो 5200 वोट से हार गया। वो एमएलए जिसने केदार सिंह फोनिया जैसे यूपी के टाइम दिग्गज रहे, मंत्री रहे, केदार सिंह फोनिया को हराया, महेंद्र भट्ट को हराया। इन तमाम सवालों के बीच एक ऐसी उलझन यहाँ पर पसरी हुई है भारतीय जनता पार्टी में कि जिसको सुलझाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। खासतौर पर बद्रीनाथ को लेकर के अब एक दूसरे पर ठीकरे फोड़े जाने का एक सिलसिला शुरू होगा। 15 तारीख को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति यहाँ होने वाली है। ये विषय वहाँ भी उठेगा। दूसरी तरफ मंगलोर सीट जो सरबत करीम अंसारी बसपा के विधायक थे, उनके निधन से खाली हुई थी। भाजपा ने वहाँ एक नया प्रयोग किया। हरियाणा से करतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर लाए और चुनाव लड़ा दिया। यहाँ के कार्यकर्ताओं को लगा कि जब बाहर से आए हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो यहाँ क्या करेंगे। कार्यकर्ता यहाँ भी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सरकार और संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी। मतदान के दिन 10 जुलाई को जिस तरह का नंगा नाच, यहाँ लाठी फटकारने का, गोलियां चलने का, हिंसा होने का, बूथ कैप्चरिंग का मंगलोर में हुआ, उत्तराखंड के इतिहास में वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। कांग्रेस के लोग मारे मारे घूमते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनर्वोटिंग की बात हुई, मतलब री-वोटिंग की बात हुई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अंततोगत्वा क्या हुआ, आज गिनती हुई और कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन तकरीबन 425 वोटों से चुनाव जीत गए। करतार भड़ाना जो बाहुबली, धनबली, जो सारे उसके पास संसाधन थे, हरियाणा की गाड़ियां यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में उस दिन घूम रही थी, पुलिस के अधिकारी मूक दर्शक बने खड़े थे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काजी निजामुद्दीन का जीतना ये कहता है कि वहाँ पर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश प्रशासन की सह पर हुई थी, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। और जिस समय वो हिंसा हुई वो 9:30 बजे का वक्त था। उसके बाद बसपा को जा रहा मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो गया और काजी निजामुद्दीन को चला गया। दोनों ही जगह एक बात कॉमन है, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही जगह इंपोर्टेड कैंडिडेट उतारे थे, यानी आयातित, उनके दलों के नहीं थे। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ये बात घर कर गई थी कार्यकर्ताओं में, क्या हम दरी बिछाने के लिए हैं, क्या हम सामियाने लगाने के लिए हैं, क्या हम पोस्टर चिपकाने के लिए हैं। लोकल नेताओं में इस बात की एक अंदर कुंठा हो रही थी कि आखिर हम क्या करेंगे अगर बाहर से आए हुए नेता चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का ये बाहर से लाए हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर जिताने का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव थे। एक जगह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी चुनाव लड़ी, कमलेश ठाकुर, और जीत गई और अच्छे खासे मार्जिन से जीती। ये सीट इससे पहले निर्दलीय के पास थी। तो कुल मिलाकर 3 सीटें
वहाँ पर थी। हमीरपुर की सीट जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में आती है, भारतीय जनता पार्टी केवल वहीं जीत पाई और बाकी दोनों सीटें कांग्रेस ने हथिया ली। अब कांग्रेस का नंबर गेम भी वहाँ पर अच्छा खासा बड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अब दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के आने के बाद विधानमंडल में क्या नंबर गेम होगा, क्या नंबर की क्या एक तस्वीर होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। बसपा 2 थी, वो 1 हो जाएगी, चूंकि मंगलौर से बसपा का प्रत्याशी था, वो चुनाव हार गया। इसके अलावा कांग्रेस 19 थी, वो 20 हो गई है, चूंकि कांग्रेस का 19वां विधायक बद्रीनाथ से विधायकी छोड़कर चला गया था, तो कांग्रेस ने बद्रीनाथ भी जीत ली और मंगलौर जो बसपा की सीट थी उसको भी जीत लिया। तो कांग्रेस 19 से 20 हो गई, भाजपा वहीं की वहीं रही और बसपा 2 से 1 हो गई। ये उत्तराखंड का एक गणित पैदा हो गया है। एक गणित, ये उत्तराखंड का एक नया गणित सामने आ गया है जो विधानसभा का अंक गणित है। और इसके अलावा पंजाब में 1 सीट थी, वहाँ आम आदमी पार्टी ने उसको शिद्दत से जीत लिया, बड़े भारी मार्जिन से जीत लिया। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। बिहार में 1 सीट थी, वो निर्दलीय जीत गया जेडीयू के प्रत्याशी को हराकर। आप सोचिए, मतलब लोगों के मस्तिष्क में इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि निर्दलीय भी उपचुनाव जीत जा रहे हैं। बंगाल में 4 सीटें खाली हुई थी, चारों सीटें टीएमसी ने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन नहीं जीत पाई। अब लोग कह रहे हैं कि जो सीटें हारी हुई हैं वो भाजपा की पहले से ही नहीं थी। अगर पहले से नहीं थी तो उन पर चुनाव क्यों लड़ा। इसके अलावा तमिलनाडु में 1 सीट थी, वहाँ डीएमके जीत गया जो सत्तारूढ़ दल है। तो 13 सीटों में से मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक हिमाचल में, एक मध्य प्रदेश में। बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी धराशायी हुई और सबसे घातक नतीजे भाजपा के लिए उत्तराखंड और हिमाचल से आए। हिमाचल में 3 में से 2 कांग्रेस जीती, 1 बीजेपी जीती। वहाँ कांग्रेस की सरकार है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल ने धन बल का प्रयोग किया इसलिए 2 सीटें जीत गए। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ दोनों सीटें जीत जाना, फिर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ किसने धन बल का प्रयोग किया, आखिर सत्तारूढ़ दल के अनुकूल नतीजे उत्तराखंड में क्यों नहीं आए, ये एक बहुत गहरी राजनीति है। और फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 25 साल से बद्रीनाथ में राजनीति कर रहे थे, वहाँ से 2 बार विधायक चुने गए, 2-3 बार हारे, वहीं से हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए। आखिर 25 साल से जो बड़ा नेता और मंत्री रहे पहले, जो बड़ा नेता 25 साल एक जगह राजनीति कर रहा है, बड़े ओहदे पर है, संसद चला गया, प्रदेश अध्यक्ष है, आखिर वो कैसे पार्टी को चुनाव नहीं जितवा पाया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग गया है। लोग कह रहे हैं रॉन्ग सिलेक्शन है, लेकिन पार्टी तो वही है। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि बाहर से कोई कैसा भी कैंडिडेट आए, भाजपा में आकर अपने परिवार का हिस्सा हो जाता है। फिर यहाँ क्या हुआ, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो दुलार उनको नहीं दिया राजेंद्र भंडारी को जो मिलना चाहिए था, क्या उसको परिवार में शामिल नहीं किया एकदम व्यावहारिक तौर पर। तो ये बहुत सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को और खासतौर पर सरकार को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं। तब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से रणनीति में बदलाव लाया जाए, कौन सी ऐसी रणनीति है जो स्थानीय निकाय चुनाव में जीत का दरवाजा खोलेगी। ये अलग बात है कि स्थानीय निकाय में हमेशा भाजपा का दबदबा रहता है, लेकिन ये 2 बाई इलेक्शन भी उत्तराखंड में कम बड़ा इंडिकेशन नहीं, जो खतरे को बता रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी को कैडर वोट को मजबूत करने के लिए अलग से काम करना होगा। वोटों से अधिक मतों से हम उस सीट पर आगे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिस प्रकार सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिस प्रकार की मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को, हमें अपेक्षा की हम जीतेंगे, हम जीत नहीं पाए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर वो सीट को भी भाजपा की सीट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 8,000 मतों से हम लोग जीते हैं। व्यक्तिगत कारण भी उसके प्रत्याशी की दिशा में चर्चा करेंगे और आगामी दिन में मैं भी कह सकता हूँ आज की तारीख में कि क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने केवल एक कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। क्या आपको लगता है कि राजेंद्र भंडारी का चयन जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन था आप लोगों का? इससे जो निर्णय कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, हमने कहीं ना कहीं चूक रही होगी, हम उस दिशा में एक समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर इस प्रकार को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसका हमारा एक प्रयास रहेगा। ये ठीक है कि क्योंकि मैं भी चुनाव हारा था, सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस अपनी सीट को संभालने में कामयाब रही है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत की बधाई देता हूँ। 24 साल में लगातार आप मंगलौर फिर हार गए और इसमें इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप दूसरे नंबर पे आए। तो क्या आप इस मानते हैं कि इतना पैसा फूकने के बावजूद भी वो भंडारा वहां नहीं जीत पाया? पहली बात तो देखिए, मंगलौर का चुनाव वो हमारे लिए भी अप्रत्याशित चुनाव
हमेशा रहता है और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में बहुत अच्छी मेहनत की है। जहाँ हमारी जमानत नहीं बचती थी, आज हम लोग नेशनल फाइट पाए हैं। कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का बड़ा प्रयास रहा है। ये ठीक है कि जीत जीत होती है। हम लोगों ने प्रयास का अंतिम राउंड तक संभावनाएं बन रही थी जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रहे। भविष्य की हम समीक्षा करेंगे। अच्छा, एक बात बीजेपी के कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट इसमें नैतिकता की जिम्मेदारी लें, ऐसी बातें। देखिए, अध्यक्ष होने के नाते हार का एक नैतिक पक्ष होता है और मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उसको निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे समीक्षा करने का समय मिलेगा और मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ आगामी समय में एक कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि किस षड्यंत्र के तहत, किस रूप के तहत उनकी जीत हुई है। वो जीत अभी क्योंकि लोकसभा में 8,000 मतों से हम लोग जीते, आज हम लगभग 5,000 मतों से पीछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होगी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन भविष्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे मंगलौर हो चाहे बद्रीनाथ हो, भाजपा अपने का अपना प्रथम हम लहराएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है, राजेंद्र भंडारी के ब्राह्मणों को लेकर बयान, और उनके राजेंद्र भंडारी के करीबी कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट के जितने भी करीबी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर हम और राजेंद्र भंडारी को हराने का काम किया। देखिए, पहली बात तो राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग के बाद से ही बहुत से कार्यकर्ताओं में स्वर्ग होता है, क्योंकि जब बंद होता है तो इस प्रकार की नाराजगी रहती है। लेकिन मैं कहता हूँ हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव पर लगा, और जब मैं काउंटिंग देखता निको बूथ हम लोग जीते हैं। हम ये ठीक है कि उस समय के उनके भाषणों की बहुत एक प्रकार से विरोधी दल में थे, भाजपा के पक्ष में विरोध में उनको बोलना होता था, थोड़ा उन भाषणों को सब प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस बार अपने प्रचार का एक माध्यम बनाया। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमने उन भाषणों के संदर्भ में जब अपनी बातें कही कि भाई ये भाषण उनके तत्कालीन भाषण थे, जब वो हमारे विरोध में थे, आज विरोध नहीं है, तो ठीक है, आज बने को ये विषय भी समीक्षा का विषय रहेंगे कि भाई उन्होंने कांग्रेस में रहते जिससे को बोला है वो भी हार के कारण रहे होंगे। ये सब प्रत्याशी भी अपनी समीक्षा करेंगे और दल के साथ हम भी अपनी समीक्षा करेंगे। भाई ये कांग्रेस के देखिए, मैं उत्तराखंड की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जनता ने धन पशुओं को और लठ बजाने वाले पशुओं को, दोनों को हराने का काम किया है। बीजेपी वैसे पहले ही चुनाव हार गई थी, जब उनके पास अपनी आइडियोलॉजी, अपने लोग चुनाव लड़ाने के लिए नहीं थे। उसी समय मुझे लग गया था हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से नंगा नाच मंगलौर सीट पर हुआ, रक्षकों ने भक्षकों का जैसा काम किया। और आप सब मीडिया कर्मियों को, पोर्टल वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार से आपने वहां के विजुअल्स और वीडियोस लोगों में जारी किए, जो वहां पुलिस गलत काम कर रही थी उसको दिखाने का काम किया, उसका असर है कि हम मंगलौर सीट जीत पाए। नहीं तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तरफ संजय गुप्ता से लेकर यतीश्वरानंद से लेकर तमाम बीजेपी के पुराने नेता, नए नेता वहाँ घूम रहे थे। वहीं यशपाल आर्या, करण मेहरा, प्रीतम सिंह और हरीश रावत, हमारे इमरान मसूद जी, हमारे नीरज डांगी जी, जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस के कुछ कर्मियों ने जिस तरीके से कृत्य किए हैं उसके वीडियोस हमारे पास हैं। और मैं आज आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तीनों नीचे के जो इनके मीडियम ऑफिसर्स हैं उनको, और इनके जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ इस तरीके से घृणित कार्य किया, जो जिम्मेदारी एक पुलिस के अधिकारी की और कर्मचारियों की होती है, उसको जिसका उल्लंघन वहाँ हुआ है, निश्चित ही कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। जैसे इमरजेंसी को लेकर इन्होंने